स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर नंबर 10 हमारे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन का अध्याय 10 चलो मंडी घूमने किसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलो मंडी घूमने का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पेज नंबर 93 में आप लोग देखिएगा, कुछ क्वेश्चन दिया है, हम लोग पहले इसका हल देख लेते हैं। ठीक है, आपको किसी भी चैनल पे इस टाइप से पाठ के सभी प्रश्न का मतलब चैप्टर में खोज के आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगा, इसलिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। कह रहा है इस रेखाचित्र के अनुसार बड़े शहर की मंडी तक चावल पहुंचाने के लिए क्या क्या तरीके हैं। कह रहा है ऊपर में जो रेखाचित्र दिया है इसके अनुसार अब बड़े शहर की मंडी में कैसे कैसे चावल पहुंचता था, इसको हम लोग अच्छा से देखते हैं। आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, इस रेखाचित्र के अनुसार हम क्या क्या पहुँचाने के क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, पेज नंबर आपको 93 में है, इसका क्वेश्चन से आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए पढ़ना है, जम के पढ़िए। ठीक है, और चैप्टर का हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं। बड़े शहर के मंडी तक चावल पहुंचाने के 2 तरीके होते हैं। कह रहा है जो छोटे मंडी से बड़े शहर तक मंडी चावल पहुंचाने कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। पहला क्या, किसान के पास से चावल मिल तक पहुंचाना पहला काम है। आप क्या कीजिएगा, मतलब उसको चावल मिल तक पहुंचाइए। इसके बाद बड़े शहर के थोक विक्रेता तक जाता है। इसके बाद खुदरा व्यापारी के पास पहुंचता है। मंडी से कहाँ जाता है, सीधा चावल मिल में जाता है, वहाँ पे चावल तैयार होता है, उसके बाद जाता है थोक विक्रेता के पास, फिर उससे क्या खुला विक्रेता अपना ले जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आइए दूसरा तरीका दूसरा तरीका यह है कि किसान में बड़े वाहनों के द्वारा छोटे मिल में चावल पहुंचता है। कह रहा वाहन में क्या करते हैं, बड़े मिल छोटे मिल में चावल पहुंचता है। इसके बाद स्थानीय मंडी में थोक व्यापारी के पास, इसके बाद बड़े शहर के थोक विक्रेता के पास पहुंचता है। कह रहा है इस देखिए दूसरा विधि क्या था। ठीक है, कह रहा है दूसरे विधि में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा किसान के बड़े वाहनों के द्वारा छोटे मिल से चावल पहुंचता है। इसके बाद स्थानीय छोटे व्यापारी के पास पहुंचता है, और इसके बाद क्या होगा, स्थानीय मंडी में थोक व्यापारी के पास जाता है। इसके बाद बड़े शहर के थोक विक्रेता के पास जाता है। कह रहा मतलब स्टेप बाय स्टेप जाता है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है थोक और खुदरा बाजार में क्या अंतर है। ये भी 93 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, कह रहा है थोक बाजार में उचित मूल्य और अधिक मात्रा में सामान बेचा या खरीदा जा सकता है। अगर आप बड़ा मार्केट में जाइएगा तो क्या करिएगा, उचित मात्रा में सामान बेचा या खरीदा जा सकता है, जबकि खुदरा बाजार में ना तो उचित मूल्य मिलता है, यहाँ पर किसी भी सामान को कम मात्रा में खरीदा जा सकता है। कह रहा है क्या है, बड़ा मार्केट थोक मार्केट में क्या है, आपको ज़्यादा मात्रा में सामान लेना पड़ेगा और क्या होगा, आपका सही दाम लगेगा। लेकिन छोटा मार्केट क्या है, आप छोटा भी सामान खरीद सकते हैं, लेकिन मूल्य में क्या होगा, थोड़ा अंतर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थोक बाज़ार की ज़रूरत क्यों होती है। आइए हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, थोक बाज़ार की ज़रूरत क्यों होती है। थोक बाज़ार की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक सामान को थोक मात्रा में बेचा या खरीद सकते हैं और सामान को ज़्यादा दिन तक स्टोर रख सकते हैं। कह रहा है जो थोक बाज़ार है वहाँ पे क्या कर देंगे, मतलब अधिक से अधिक मात्रा में आप सामान को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, और क्या करता है सामान को स्टोर करके वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, बड़ा बड़ा गोदाम होता है जिसमें सामान को क्या करेंगे, रखा जाता है। कह रहा आइए, कह रहा छोटे किसान को चावल का कम मूल्य क्यों मिलता है। छोटे किसान को चावल का कम मूल्य इसलिए मिलता है क्योंकि वह स्थानीय व्यापारी को ही अपना सामान बेचने के कारण वह बड़े मंडी नहीं जा पाता है। करेक्ट, क्या उसके पास मतलब स्थानीय मतलब छोटा अब किसान है, उसको मान लीजिए मंडी जाने के लिए कम से कम माल होना चाहिए एक ट्रैक्टर। ठीक है, मतलब हिसाब से माल होगा तब ना आप गाड़ी जब करके जाइएगा। मान लीजिए आपको 10 को बोरा है, तो आप क्या कीजिएगा, यहीं बेच दीजिएगा, व्यापारी को यहीं दे देता है। तो जो छोटा मतलब थी है व्यापारी, उसको क्या मतलब स्थानीय किसान है छोटा उसको क्या करता है, यहीं पे दे देता है। ठीक है, बेचने के कारण ही वो बड़े मंडी नहीं जा पाता है। ठीक है, बड़े मंडी क्या होता है, नहीं पहुँच पाता। क्यों, या तो पहली बात उसके पास उतना स्टोर में माल नहीं है, और दूसरा क्या है, आदमी सब तंगी रहता है, उसके कारण भी बहुत आदमी नहीं जा पाता है।
ठीक है। इसलिए उसे चावल का कम मूल्य ही प्राप्त होता है। और जो यहाँ पे मतलब छोटा व्यापारी लेता है तो वो कम मूल्य पे लेगा, क्योंकि वो तो बड़े मंडी ले जाकर बेचेगा, उस भाव तो यहाँ से लेगा नहीं, तो उसे फायदा फिर क्या होगा, बीच में बिचौलिया भी लेता है, ठीक है। इसलिए इसको किसान को कम लाभ मिलता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। पेज नंबर 97 का है, यहाँ क्वेश्चन दिया है, इन फसल में से 2 फसल के बाजार की करियां का रेखा चित्र बनाइए और अपने इलाके में उगाया जाता है, ठीक है। कह रहा है आपके इलाके में जो उगाया जाता है उस चीज़ का क्या कीजिए, रेखा चित्र बनाइए। आइए हम लोग 2 बनाकर देखते हैं। कह रहा है गेहूँ, ठीक है, गेहूँ और मक्का, क्या मान लीजिए हम 2 चित्र लेते हैं, गेहूँ और मक्का, क्या लेते हैं, गेहूँ और मक्का हमारे क्षेत्र में उगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए गेहूँ का क्या होगा, ये स्थानीय व्यापारी को, गेहूँ हम लोग किसको बेचते हैं, स्थानीय व्यापारी को, जो मतलब गेहूँ धान में काटे, जो बगल मतलब स्थानीय मतलब जो गांव का व्यापारी है, स्थानीय व्यापारी को स्थानीय व्यापारी वाला क्या करते हैं, जो यहाँ से ले जाता है, और स्थानीय मंडी को थोक व्यापारी को, स्थानीय मतलब आसपास में जो बड़ा मंडी है वहाँ पे जो थोक व्यापारी है उसको क्या करता है, दे देता है थोक व्यापारी को, ठीक है। बड़े शहर के थोक, और वो क्या करते हैं, स्थानीय मंडी वाला इसको ले जाता है बड़ा शहर, वहाँ थोक मंडी वाला को दे देते हैं। मक्का क्या है, स्थानीय व्यापारी को, स्थानीय मंडी के थोक विक्रेता को, ठीक है, बड़े शहर के थोक विक्रेता को। फिर क्या करता है, ये बात भी सेम स्थानीय मंडी देता है, वो स्थानीय मंडी के थोक विक्रेता व्यापारी को देता है, और क्या करते हैं, बड़े शहर के थोक विक्रेता को जाके बेच देता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कर हमारे आसपास कोई मिल है क्या, वहाँ की फसल कैसे पहुँच सकते हैं, इसके बारे में पता लगाइए, ठीक है। देखिए बच्चों थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन आपको सारा क्वेश्चन मिल रहा है, इसलिए आप लोग धैर्य से देखें। कर हमारे घर से 20 किलोमीटर एक मिल है, वहाँ पे फसल पहुँचाने के लिए हम ट्रक या ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। किसका, ट्रक या ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। उसी पेज नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सरकार द्वारा चलाई गई नियंत्रण मंडी क्या है, सरकार द्वारा चलाई गई नियंत्रण मंडी उसे कहते हैं, यहाँ कहते हैं जिसे सरकार के द्वारा तय की गई फसल के दर से ही फसल खरीदा जाता है और बेचा जाता है, उसे क्या कहते हैं, निर्यात मंडी। अगर सरकार एक मतलब मंडी का रेट फिक्स करता है, उसी के अनुसार क्या होगा, खरीदा या बेचा जाता है, उसे क्या कहते हैं, निर्यात मंडी कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं, ठीक है। कह रहा है, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, कह रहा है बिहार में मक्का उद्योग लगाने की काफ़ी समस्याएं हैं। इन इकाइयों के द्वारा मक्के के विभिन्न उत्पादन जैसे टॉर्च, भिंडी, पम्पिंग, कॉर्न फ्लेक्स, मक्के का आटा, मुर्गियों का दाना, मकई का तेल इत्यादि बनाने जा सकते हैं। इसके क्या फ़ायदे या नुकसान है। कह रहा बिहार मक्का का प्रमुख उत्पादक राज्य है। बिहार में मक्का बहुत लोग का भी आहार है, जहाँ लोग मक्का का सत्तू, आटा एवं दर्रा का प्रयोग खाने में करते हैं। कह रहा है सुलेमान जी ने बताया कि मक्का किसान से स्थानीय छोटे व्यापारी से खरीदते हैं। किसे खरीदते हैं, छोटे व्यापारी से खरीदते हैं। वह व्यापारी इसे मंडी ले जाकर थोक व्यापारी को बेचते हैं। थोक व्यापारी इन्हें मिल में बेचता है, तो क्या इसे मिल में बेच देता है। कह रहा है बेचने से मिल वाले इन्हें मुर्गी एवं जानवरों को खिलाते हैं। मिल वाला क्या करता है, उसको मुर्गी और जानवर के खिलाने वाला मतलब छोटा दाना उसको बना देता है, ठीक है। किसान अगर सीधे मंडी में जाकर या चारा बनाने वाले मिल में बेचते हैं तो उन्हें उसके मक्के का अधिक मूल्य मिलता। नियंत्रण मंडी में किसान खुली नीलामी द्वारा अपने उत्पादन बेचे तो उन्हें उसकी फसल का उचित मूल्य मुझे के बराबर मिलेगा। कहा जी आप क्या करें, नीलामी मंडी में जाके बेचें, जहाँ पर उसका आदमी का यूज करता है, वहाँ पे क्या होगा, आपका ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। लेकिन हम लोग स्थानीय व्यापारी को देते हैं, जिसके कारण हमको क्या होता है, कम पैसा मिलता है। इस कारण किसान अपनी फसल को अस्थाई वासियों या निजी मिलों को बेचने में बाध्य रहते हैं। कह रहा है कि अस्थायी व्यक्तियों को और या निजी मिल को बेचने में बाध्य रहता है। उन्हें फसल की इस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर
ये व्यवसायी उन्हें फसल का उचित मूल्य नहीं देता है। कह रहा व्यवसायी को बेचने के लिए इसलिए बात रहता है कि मान लीजिए आपके पास हम फसल बेचना चाह रहे हैं, क्यों, मान लीजिए उसके अब छोटा फसल काटे इसको इसलिए बेचना है कि हमको तुरंत फिर पैसा भी चाहिए। आपके पास उतना किसान उतना मजबूत रहेगा, उसके पास उतना पैसा रहेगा तो ना वो फसल का स्टोर कर लेगा, एक साथ सबको ले जाएगा। ऐसा होता नहीं, उसको तुरंत पैसे ज़रूरत हो जाती है। उसे क्या करते हैं, छोटा छोटा फसल को क्या होता है, बेचना पड़ जाता है उसे। पेज नंबर 102 का क्वेश्चन है, देख लीजिए। पेज नंबर 102 हम लोग करा रहे हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आपको किसी भी चैनल पे इस टाइप से नहीं मिलेगा पेज बाय पेज क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आपको मिलेगा। शीतगिरी के निर्माण से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, चर्चा करें। आइए हम लोग शीतगिरी के निर्माण के बारे में देखते हैं। शीतगिरी के निर्माण से हम सभी फसल या साग सब्जी को हम अधिक दिनों तक रखा जा सकता है, उन्हें भविष्य में उसका उपयोग किया जा सकता है। हम उसको शीतगिरी में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जैसे सब्जी को भी जिसका सीजन नहीं है उसका भी स्टोर करके रख लेते हैं, उसको क्या करते हैं, आगे उपयोग करते हैं। आगे देखिए, अपने घर और आसपास सर्वेक्षण करें कि पिछले 15 वर्षों में लोगों की फसल की खपत में क्या क्या परिवर्तन आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कह रहा है कि पिछले 15 वर्षों में लोगों ने पहले लोग इन्हें मात्रों में फसल का उपयोग नहीं करते हैं। कह रहा 15 वर्ष पहले क्या लोग इतने मात्रा में क्या करते थे, फसल का उपयोग नहीं करते थे। मतलब फसल का उपयोग करते थे, फल का उपयोग करते थे, पर इतने मात्रा में फल नहीं खाते थे जितना मात्रा में आज खा रहा। आजकल देखिए हर घर में फल आदमी सब इतना अधिक मात्रा में खा रहा। पहले क्या था, इतना मात्रा में आदमी सब फल नहीं खाता था। कह रहा बिहार के फसल प्रसंस्करण आधारित उद्योग लगाने की क्या क्या संभावनाएं हैं, ठीक है। कह रहा है बिहार में फसल प्रसंस्करण आधारित उद्योग लगाने की बहुत कम संभावनाएं दिख रही है। कह रहा इसका क्या होगा, अभी मतलब भविष्य में कुछ इस टाइप से नहीं दिख रहा है कि इसको क्या ऐसा लगाया जा। कह रहा है भविष्य में अभी ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि भविष्य में कुछ उद्योग लगने वाला है, ठीक है। यहाँ का नेता का अपने पेट नहीं भरता है, खाता आराम से सोता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है स्वतंत्रता से पूर्व बिहार को देश का चीनी की कटोरा कहा जाता था। इतना ईस्वी तक चीनी मिल, जबकि देश में 140 चीनी मिल थे। वही 2000 ईस्वी तक चीनी की संख्या घटकर 10 रह गई है, जबकि भारतवर्ष में चीनी मिलों की संख्या बढ़कर कितना हो गई है, पता करें यह बदलाव कैसे हुआ, रह गई। कह रहा है मतलब अपना बिहार राज्य में 2000 ईस्वी में चीनी की संख्या घटकर कितना रह गई थी, 10 को रह गई थी, ठीक है। और पूरे भारतवर्ष में कितना हो गया था, 495। जब भारतवर्ष में कितना 140 था तो बिहार में 32 था। अभी हो गया यहाँ पे 495, लेकिन अब यहाँ क्या हो गया, घट गया, यहाँ 10 हो गया। करा पता करें कि ऐसा बदलाव क्यों हो रहा। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ का जो नेता होता है, ठीक है, इसका ऑप्शन हमने मतलब नहीं लिख पाया है, आपको यहाँ बता देते हैं, आगे से नोट डाउन कर लेंगे, छूट गया है। कह रहा है जो बिहार का जो नेता होता है वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने कुर्सी को संभालने में लगे हुए हैं, ठीक है। वो यहाँ के उद्योग धंधे पे विकास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये इसी कारण ऐसा हो रहा है। अजी वो उद्योग धंधे को मजबूत करें तो क्या होगा, वो लोगों को काम पे लगाएंगे, उद्योग धंधे पे ध्यान देंगे, तब क्या होगा, चीनी मिल का विकास होगा, तब क्या होगा, इसकी संख्या बढ़ेगी। बिहार में गन्ने की खेती होती है लेकिन कम होती है, बिहार में बहुत कम मात्रा में गन्ने की खेती है, पहला वजह यह है, ठीक है। दूसरा वजह क्या है, जो यहाँ के मतलब सरकार उद्योग धंधे पे फोर्स नहीं कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। छोटा छोटा आंसर है। कह रहा बिहार में चंपारण, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, पटना एवं सहरसा में गन्ने उत्पादक जिले हैं। इन्हें मंच देखिए मंच पे दर्शाने के लिए आप क्या कीजिएगा, आपको मैप बनाने आता होगा, ठीक है। देखिए मैप दिया हुआ, इस टाइप से आप मैप बना लीजिएगा। बिहार का मैप आज नहीं है आपके पास तो क्या कीजिएगा, बिहार का मैप खरीद लीजिएगा, ठीक है, मिलता है अपना बिहार, उसमें 3800 जिला दिया रहेगा आपको, ठीक है। उस पर क्या कीजिएगा, इस सब जिले को मानचित्र पे दर्शा दीजिएगा, ठीक है। उस पर आपको दिया ही रहेगा सब जिला, उस पर क्या कर दीजिएगा, कलर कर दीजिएगा, ठीक है। ये करने समझने के लिए है, ठीक है। आइए हम लोग अभ्यास पे अब चलते हैं। देखिए हमने सारा क्वेश्चन कराया आपको हूबहू लाइन बाय लाइन, आपको यहाँ इतना अच्छा से कहीं नहीं कराएगा, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं है। कह रहा आपके अनुसार आहार किसान के किस प्रकार आपके घरों से दाल के रूप में पहुंचता है, दिए गए विकल्प अनुसार। कह रहा आपके अनुसार से मतलब किस प्रकार दाल के रूप में पहुंचता है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद जाएगा किसान के पास, उसके बाद दाल मिल के पास, उसके बाद स्थानीय छोटे व्यापारी के पास, उसके स्थानीय मंडी के, यहाँ आप लोग देख सकते हैं खैर स्थानीय छोटे व्यापारी के पास, उसके बाद स्थानीय मंडी के थोक व्यापारी के पास, उसके बाद किससे जाएगा, थोक विक्रेता के पास, उसके बाद खुदरा विक्रेता के पास, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता के पास जाता है, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता के पास
इसको यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है कि स्थानीय मंडी थोक विक्रेता, उसके बाद क्या होगा खुदरा विक्रेता, इसके बाद क्या होगा उपभोक्ता के पास चल जाएगा। अब कह रहा है 2 नंबर में स्तंभ को मिलान कीजिए। ठीक है, देखो शाही लीची कहाँ का है, स्तंभ मिलान करने वाला आप लोग देखिए, वो चलते कह रहा है स्तंभ को स्तंभ भर के मिलान कीजिए, इसको मिलान करना है इसका। ठीक है, आइए मिलान कीजिए आप लोग। कह रहा है शाही लीची कहाँ पे, मुजफ्फरपुर का है। कह रहा है दुहिया मालदही किसका है, दिया पटना का है। मखाना कहाँ होता है, दरभंगा में होता है। और क्या जर्दालू आम कहाँ होता है, भागलपुर में होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा है कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं, इससे किसानों को क्या फ़ायदा है। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है इस कृषि उपयोग से न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जो सरकार द्वारा किसानों को उसकी फसल या उचित मूल्य दिलवाने के लिए तय किया जाता है। खरा मतलब जैसे किसान फसल के लिए उचित मूल्य तय करता है, इससे जैसे मान ले गेहूं का रेट कर दिया 20 रुपये, से कम आप नहीं बेच सकते, उससे कम कोई नहीं खरीद सकता है। ठीक है, इसमें सरकार किसानों के फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य होना है किसानों की हितों की रक्षा करता है, जिससे किसान को उसके फसल का उचित मूल्य मिलता है। वे फसल उपजाने में जितना मेहनत करते हैं उन्हें उसका पार्सल मिलता है, छोटे उन्हें घाटा नहीं होता है। कह रहा है कि जो भी मतलब अति है क्या करता है, उसको उतना उसका फ़ायदा मिल जाता है। यानी मान लीजिए जैसे आप किसान मतलब सरकार रेट कर दिया है गेहूं का न्यूनतम मूल्य 20 रुपये, तो उससे कम में कोई आदमी नहीं खरीद सकता, उससे अधिक में आप खरीद सकते, लेकिन उससे कम में आप नहीं खरीद सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित फसलों में से बताए जाने के लिए विभिन्न फायदे को लिखें। एक आपदा के बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए कह रहा है जैसे गेहूँ से क्या बनता है, आटा, सूजी, मैदा। मक्का से क्या बनता है, आटा, दर्रा, सत्तू। लीची से क्या बनता है, जोम, क्या सुए, जेली। गन्ना से क्या बनता है, चीनी, गुड़। जूट से क्या बनता है, थैला, जूट का पैकेट होता है ना। आइए आगे देखते हैं, 4 का ही आंसर है इसमें। कह रहा है गेहूं से सूजी, मैदा और आटा में बनाने के लिए गेहूं को मिल में भेजा जाता है। मक्का से भी सत्तू, आटा या दर्रा बनाने के लिए मिल में आवश्यकता होती है, मिल की आवश्यकता होती है। लीची से जूस क्या जैन, जेली या मधु बनाने के लिए इसे प्रसंस्करण उद्योग में भेजने की आवश्यकता होती है। लिख दीजिए, भेजने की आवश्यकता होती है। गन्ना से चीनी बनाने के लिए हम गन्ने को चीनी मिल भेजते हैं और गुड़ बनाने के लिए गन्ना की पेराई करते हैं। पेराई मतलब मशीन में पेरता है। जूट की से मशीन द्वारा थैला बनाते हैं। जूट से क्या करते हैं, मशीन के द्वारा थैला बनता है। आइए हम लोग क्या करते हैं, इस पर देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये भरने वाला है। देखिए कह रहा गेहूँ इससे क्या क्या बनता है। ठीक है, अभी तुरंत जो बताए थे वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 4 का 2 था ना उसमें। आइए 5 पे आप लोग हम लोग चलते हैं। देखिए कह रहा 5वां क्वेश्चन आपको कह रहा है निम्नलिखित फसल में सामने खाली बॉक्स को भरें अपने आसपास के अनुभव के आधार पर। अब अपने आसपास का अनुभव आपसे भर सकते हैं, फिर भी हम इसको आपको बता रहे हैं। कर रहा है चावल किसी स्थानीय मंडी में बेचा। मान लो आप किसी स्थानीय मतलब आपके बगल में जो स्थानीय मंडी है, मान लीजिए जो मार्केट होगा उसमें आप चावल बेचें। मान लीजिए उसमें उसका भाव है 20 रुपये किलो। ठीक है, मान लीजिए चावल का भाव मान लीजिए 20 रुपये, मतलब चावल है तो मान लीजिए 30 से लिखिए, 30 रुपये किलो इसका भाव है, यहाँ लिख देंगे 30 रुपये किलो। तो अगर स्थानीय किसानों से क्या भाव, मान लो किसानों से किस पर खरीदा होगा, 25 रुपया खरीदा होगा, तो हमने 30 रुपये स्थानीय मंडी में बेचा। वो करा वहाँ से कहाँ पहुँचाया गया। अब यहाँ से क्या पहुँचाया जाएगा, चावल को क्या पहुँचाया जाएगा, मंडी में स्थानीय क्या होगा, बड़े मंडी में जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या पहुँच जाएगा, बड़े मंडी में जाएगा। ठीक है, या फिर आप बड़े मंडी में, अभी हम लोग उसमें देखिए कहाँ जाएगा, बड़े मंडी में। फिर वहाँ जाएगा क्या, अथी में
बड़े मंडी में जाएगा तब ना वहाँ फिर स्टॉक होगा, चावल बिकना शुरू हो जाएगा। इस तरह गेहूं का दाम कर लीजिएगा सबका, इस तरह सब में समय भराएगा। इसमें क्या होगा, दोनों में रेट भरते जाइएगा, कुछ कुछ जो आपको मन में गया रेट भर दीजिएगा। कह दिए गए चित्र में गुप्त रूप से आम का भाव तय किया जा रहा है, खुली नीलामी प्रक्रिया इससे कैसे भिन्न है। देखो हम लोग लिखेंगे क्या, जो दिए गए फिगर में गुप्त रूप से आम का भाव पता चलता है, खुली नीलामी, ठीक है। इसमें लिखिए खुली नीलामी प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है, खुली नीलामी प्रक्रिया वह प्रक्रिया होता है जिससे सरकार जो है अपने अनुसार भाव को तय करती है। जिससे हम लोग लगाते, इससे पहले हम लोग आगे बताए थे वो क्वेश्चन में, जो सरकार किसी चीज़ का फसल का क्या करता है, रेट फिक्स कर देती है, ठीक, पूरा नीलाम कर देता है, इसको इस अनुसार इतना भाव में ही लिया जाएगा, ठीक है। उसको कहते हैं खुली नीलामी प्रक्रिया। जैसे आप लोग इसके बारे में सुने होंगे, कोई चीज़ का नीलामी करता था, सब आदमी जाकर वहाँ पे बोली लगाता है, उसको क्या कहते हैं, खुली नीलामी प्रक्रिया, ठीक है। वहाँ पे सबका समान अधिकार है, सब उस पर क्या कर सकते हैं, बोली लगा सकते हैं, उसे कहते हैं खुली नीलामी प्रक्रिया, ठीक है। इस पर आप लोग अपना लिख दीजिएगा। थैंक यू। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।